नमस्ते फ्रेंड्स। LIC एडीओ 2022-23 का जो रिक्रूटमेंट है उसका मेन एग्ज़ाम 23 अप्रैल को होने वाला है। उस एग्ज़ाम के जो सेक्शन 3 है जिसमें इंश्योरेंस अवेयरनेस का 60 क्वेश्चन आने वाला है, उसके लिए हम मोस्ट एक्सपेक्टेड 200 क्वेश्चन का जो सीरीज़ स्टार्ट किया था उसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ पार्ट 8 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, What does a first premium receipt FPR signify? जो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट होता है उसका क्या सिग्निफाई है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इट इज एविडेंस दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिगन इज द राइट आंसर। अगर आप देखा है तो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट क्या होता है, उसमें पॉलिसी नंबर रहता है, प्रीमियम रहता है, कितना आप अमाउंट पे करे वो भी रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, डेट ऑफ पॉलिसी जब मैच्योरिटी होता है लास्ट प्रीमियम डेट रहता है, पीपीटी रहता है, पीपीटी में पॉलिसी पेइंग टर्म कितना रहने वाला है, पॉलिसी टेबल नंबर क्या होने वाला है, हर एक कुछ उस जो प्रीमियम रिसीव होता है उसमें रहता है। तो इसलिए जब तक पॉलिसी बॉन्ड पॉलिसी होल्डर के पास नहीं आता है तब तक FPR दैट इज़ फर्स्ट प्रीमियम रिसीव बहुत खास एक एविडेंस होता है। तो इट इज़ एन एविडेंस दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिगन इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the below alteration will be permitted by an insurance company? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 दैट इज splitting of the policy into 2 or more policies is the right answer. Which of the below alteration will be permitted by an insurance company? इसमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस would the policyholder need to appoint an appointee? किस कंडीशन में एक पॉलिसी होल्डर को एक अपॉइंटी की ज़रूरत होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्या होता है कि जब नॉमिनी इज़ माइनर, अगर आप एक एग्जांपल के समय अगर ए एक पिता है और उसका जो डॉटर है दैट इज़ इसका उम्र डॉटर डी उसका उम्र 3 ईयर्स 3 टू एक्चुअली एज इज 0 बिलो 18 ईयर्स होता है, तो मान के चले 3 ईयर्स है, उसके लिए एक जीवन लाभ प्लान उसने लिया है और क्योंकि और इसका जो नॉमिनी वो आपका बेटी को रखना चाहता है मिस्टर ए। तो क्या होता है, तो इसमें क्योंकि ए डी का एज कम है इसलिए एक अपॉइंटी को ज़रूरत पड़ता है। वो क्या कर सकता है कि वो बेटी का मामी अर्थात मिस्टर ए का जो वाइफ है उसको रख सकता है एज ए अपॉइंटी। तो कब होता है अपॉइंटी की ज़रूरत, कब होता है एक पॉलिसी में? जब नॉमिनी इज़ अ माइनर दैट मीन्स बिलो 18 ईयर्स होता है, तब एक अपॉइंटी को ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमृता इज़ प्रेग्नेंट एंड शी हैज़ अप्लाइड फॉर ए टर्म इंश्योरेंस कवर व्हिच इज़ बिलो options will be the best option to choose for an underwriter to offer the insurance to अमृता। अमृता को अगर अमृता प्रेग्नेंट है और वो चाहता है कि एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उसके लिए, तो इसमें अंडरराइटर कौन सा एक कंडीशन को चूज़ करता है? तो यहाँ पर 29 का जो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ एक्सेप्टेंस विथ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस इज़ द राइट आंसर होता है। क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति कोई एक वुमेन दैट इज़ एक वुमेन है और वो प्रेग्नेंट की टाइम वो कोई इंश्योरेंस प्लान लेता है, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस के नहीं कोई भी एक इंश्योरेंस प्लान लेता है, तो क्या होता है वो जो जिस प्रेग्नेंट की टाइम में उसका पॉलिसी लिया है उस प्रेगनेंसी के लिए अगर उसमें कोई दिक्कत होता है, अगर उसका डेथ हो जाए तो कोई क्लेम नहीं मिलता। लेकिन उस प्रेगनेंसी के बाद कोई प्रेगनेंसी के दौरान कोई गड़बड़ हो जाता है तो उसका प्रीमियम उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो फैमिली को मिल जाता है। तो यही क्लॉज और कंडीशंस रहता है अंडरराइटर की तहत, जो अगर कोई प्रेगनेंसी की टाइम कोई महिला कोई इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the below insurance personnel is not likely to qualify under non-medical underwriting? इसमें से कौन सा एक कंडीशन है जिसमें नॉन मेडिकल अंडरराइटर की तहत नहीं जा सकता? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर अगर आप हर एक ऑप्शन को देखिए तो यहाँ पर जो महेश है उसका एज 50 है और वो वर्क करता है वर्किंग इन अ कोल माइन, तो यहाँ पर जो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड वो ज़्यादा है।
ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है इसके लिए, महेश के लिए, और उसका एज भी ज़्यादा है, इसलिए ये महेश को अगर कोई पॉलिसी लेना चाहता है तो वो नॉन मेडिकल अंडरराइटर के थ्रू नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। हर अदर जो ऑप्शन है अगर आप अच्छे से रीड करें तो देखेंगे वहाँ पर एज भी कम रहता है और ऑक्यूपेशनल हैजर्ड भी नहीं रहता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, स्नेहा सिन्हा is suffering from acute diabetes and she has applied for an insurance plan. In this case, the underwriter is most likely to use dash for underwriting. इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दैट इज जजमेंटल मेथड इज द राइट आंसर। जजमेंटल के मेथड के थ्रू अंडरराइटर इस पॉलिसी को ले सकता है और भी नहीं भी ले सकता है। वो जजमेंट करेगा कि इसका जो पॉलिसी है और ये कंपनी के लिए अच्छे होगा कि नहीं होगा, इससे अंडरराइटर अप्रूव करता है जजमेंटल मेथड के तहत। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संतोष हैज़ अप्लाइड फॉर ए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड हिज एंटिसिपेटेड mortality is significantly lower than standard lives and hence could be charged a lower premium. Under risk classification, संतोष will be classified under, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर प्रेफर्ड रिस्क इज द राइट आंसर। क्या कहता है कि संतोष एक व्यक्ति है जो कि वहाँ पर उसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत लो है, स्टैंडर्ड जो होता है उससे भी लो है। तो यहाँ पर कंपनी इस संतोष को प्रेफर्ड रिस्क के तहत अंडर रहता है। यहाँ पर 2-4 तरह का रिस्क होता है। स्टैंडर्ड लिव्स माने जिसका जो उस एरिया में जो मोर्टेलिटी रेट उसका सेम है, तो उसका कहता है वो स्टैंडर्ड लाइव्स रिस्क कहता है। इसका स्टैंडर्ड रिस्क की क्लासिफिकेशन में अंडर रहता है। अगर उसका रिस्क स्टैंडर्ड लिव से बहुत कम है, उसका मरने की चांस बहुत ही कम है, तो वहाँ पर प्रेफर्ड रिस्क होता है, क्योंकि इस पॉलिसी को कंपनी प्रेफर करता है लेने के लिए। और इस तरफ से और भी डिक्लाइन लाइव्स होता है जिसका जहाँ पर स्टैंडर्ड जो लाइफ मोर्टेलिटी है उसके बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स उसका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, तो वहाँ पर डिक्लाइन लाइव्स कहता है। इस तरफ से हर एक क्लासिफिकेशन करा जाता है रिस्क के तहत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा प्रेफर्ड रिस्क इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शंकर बॉट ए 10 years यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इफ ही डाइज बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी व्हिच ऑफ द बिलो विल बी पेड। तो शंकर एक यूनिट लिंक पॉलिसी लिया है और उसका मैच्योरिटी के पहले ही वो मर गया, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पर 33 का ऑप्शन नंबर 2 दैट इज हायर ऑफ सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू इज द राइट आंसर। जो सम एश्योर्ड उसका रहता है उससे ज़्यादा होगा और फंड वैल्यू उस टाइम जब उसका डेथ हुआ उस टाइम वो जो यूलिप का फंड वैल्यू होता है वो क्या रहता है उसको दिया जाएगा। अगर उससे सम एश्योर्ड ज़्यादा है तो सम एश्योर्ड भी दिया जाएगा। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन, दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसमें से कोई भी एक दे सकता है और कह के पर है, तो हायर ऑफ द सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेम्स पिक द ऑड वन आउट। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऑड होगा? तो यहाँ पर 34 का जो 4 ऑप्शन है दैट इज प्रवीण डाइज आफ्टर 5.5 years ऑफ बाइंग द टर्म इंश्योरेंस प्लान इज द राइट ऑप्शंस। प्रवीण डाइज आफ्टर 5.5 years ऑफ बाइंग ए टर्म इंश्योरेंस प्लान। इसमें से कौन सा है? अर्ली वाला और जो पहले वाला जो होता है अर्ली और नॉन अर्ली केस में, इसमें से कौन सा है? तो डाइंग आफ्टर 5 years एंड 5.5 years ऑफ बाइंग टर्म इंश्योरेंस। तो ये जो डेथ है ये अर्ली के अंदर भी नहीं आता है और नॉन अर्ली के अंदर भी नहीं आता है, तो इसमें ए एक ऑड एंड आउट हो। और अदर जो ऑप्शन होगा वो अगर अर्ली हो सकता है और नॉन अर्ली भी हो सकता है, लेकिन ये अर्ली और नॉन अर्ली कोई भी अंदर नहीं रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड फॉर ए नॉर्मल डेथ क्लेम बाय ऑल बेनिफिशियरीज इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ लाइफ इंश्योर्ड। पिक द ऑड ऑन आउट which is additionally required to be submitted
ओनली इन केस ऑफ डेथ ऑफ बाय एक्सीडेंट। इसमें से कौन एक डॉक्यूमेंट है जब एक्सीडेंटल डेथ होता है तब ज़रूरत होता है? तो यहाँ पर 35 ऑप्शन नंबर 1 दैट इज इंक्वेस्ट रिपोर्ट इज द राइट आंसर। ये ज़रूरत होता है जब एक्सीडेंटल डेथ होता है। और नॉर्मल डेथ में ये जो हर एक अदर्स जो सर्टिफिकेट दैट इज हॉस्पिटलाइजेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ बुरिल और जो अदर्स जो ये सब सर्टिफिकेट है ज़रूरत होता है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ के लिए इंक्वेस्ट रिपोर्ट ज़रूरत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। एज पर द IRDA regulations 2002, a claim under a life policy shall be paid or be disputed within dash days from the date of receipt of all relevant papers and clarifications required। दैट इज़ यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दैट इज़ 30 days इज़ द राइट आंसर। क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति का कुछ हो जाए और उसका पॉलिसी का जो हर एक डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ सबमिट कर दिया गया है ऑफिस में, तो उसके जब जिस दिन उसने हर एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया उससे 30 दिन के अंदर IRD के रूल्स अनुसार उसका जो अमाउंट है क्लेम अमाउंट है उसको दिया जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ सर्टेन टर्म एंड कंडीशंस ऑफ ए पॉलिसी नीड टू बी मॉडिफाइड एट द टाइम ऑफ issuance, it is done by setting out the amendments through dash that is endorsement is the right answer। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। Which of the below statement is correct with regards to renewal notice? इसमें से renewal notice के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। As per the regulations, there is no legal obligations on insurance to send a renewal notice to insured before the expiry of the policy is the right answer। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। And identify the correct full form of PPN with regards to hospitals in health insurance। इसमें से PPN का फुल फॉर्म क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दैट इज प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क इज द राइट आंसर। प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क दैट इज PPN इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, गलत होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दैट इज ए शॉपकीपर कैन टेक ए ग्रुप पॉलिसी फॉर इट्स कस्टमर, ये ले नहीं सकते। तो ये एक गलत स्टेटमेंट होगा, गलत स्टेटमेंट है कि आप एक कंपनी उसका एक खास एम्प्लॉय दैट इज की एम्प्लॉय के लिए एक इंश्योरेंस ले सकता है। ए बैंक टेक इन ग्रुप पॉलिसी फॉर इट्स कंज्यूमर, ये भी हो सकता है, लेकिन ए शॉपकीपर्स कैन टेक ए ग्रुप पॉलिसी फॉर इट्स कस्टमर, ये जो ऑप्शन है ये नहीं हो सकता। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। थ्रू द ड्यूरेशंस ऑफ कवर फॉर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वुड वेरी फ्रॉम इंश्योरर टू इंश्योरर एंड इज defined in the policy the most common cover is for dash pre-hospitalization that is 30 day is the right answer। ऑप्शन नंबर 2 is the right answer। तो 30 डे के जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो एक्सपेंसेस है वो कवर रहता है हेल्थ इंश्योरेंस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर द IRDA गाइडलाइंस ए डैश ग्रेस पीरियड इज अलाउड फॉर रिन्यूअल ऑफ इंडिविजुअल्स हेल्थ पॉलिसी। जो हेल्थ पॉलिसी में जो ग्रेस पीरियड रहता है वो कितने दिन के रहता है? तो यहाँ पर 15 days इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अंडरराइटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड व्हेन डैश व्हेन द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन इज केयरफुली एक्सेस्ड एंड क्लासिफाइड इनटू एप्रोप्रिएट रिस्क कैटेगरीज इज द राइट आंसर। तब जब अंडरराइटर का प्रोसेस कब कंप्लीट होता है? तो जब जो इन्फॉर्मेशन मिले हैं उसका केयरफुली एक्सेस किया गया
और उसके बाद उसको क्लासिफिकेशन किया गया रिस्क कैटेगरी के अंदर, तब अंडरराइटर का काम एंड होता है। तो अंडर राइटिंग का काम जो प्रोसेस वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अंडरराइटिंग और अंडरराइटिंग बारे में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारे चैनल में हर एक जो 8 पार्ट्स है, अगर आप हर वीडियो में आप देखेंगे 2 और 3 अंडरराइटिंग की बारे में एक क्वेश्चन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। हमारे जो 8 सीरीज़ का जो 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। आप ज़रूर देखिए एग्ज़ाम के पहले और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए जहाँ पर इसका फुल PDF हम दे हैं। उसके इससे अलावा और भी इम्पॉर्टेंट हमारे चैनल में PDF प्रोवाइड किया गया है, आप ज़रूर जाके देखिए। और इसके अलावा हमारे चैनल में और भी जो एग्ज़ाम का ट्रिक एंड टैक्टिक्स बारे में दोनों कैटेगरी दैट इज़ एजेंट कैटेगरी के लिए भी एक वीडियो है और ओपन मार्केट के लिए भी एक वीडियो है और मेन एग्ज़ाम का फुल स्ट्रैटेजी है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिसके आपका जो कैसे आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए इस बारे में भी हम डिस्कस किए। तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर और चैनल के अंदर जाकर ज़रूर देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड इज़ इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड है उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन गलत स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। एनालिसिस ऑफ डिफिकल्ट और डाउटफुल केस इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल पॉइंट्स विदाउट मेडिकल रेफर्स और एक्सपर्ट्स इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडरराइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, अंडरराइटिंग जो प्रोसेस है वो है रिस्क सिलेक्शंस एंड रिस्क प्राइसिंग इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, द प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ इन अंडरराइटिंग इज required to be followed by option number 3 both insurer and the insured is the right answer। इंश्योरर और इंश्योरर का क्या कहता है, जो कंपनी होता है, इंश्योर जो पॉलिसी होल्डर है, बोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ इन अंडरराइटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 क्वेश्चन नंबर, which of the following conditions is domiciliary hospitalization is covered in health insurance policies। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 is the right answer। The patients cannot be removed to hospital or nursing home for lack of accommodations therein is the right answer। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 is the right answer। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, which of the following codes captured the procedures performed to treat the illness। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दैट इज CPT इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following is not a stakeholder in the insurance claim process। इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो स्टेक होल्डर नहीं होता है इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस में। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज मेंशन्ड एट द हॉस्पिटल डिटेलिंग ऑल ट्रीटमेंट डन टू एन इन पेशेंट्स। यहाँ पर केस पेपर इज द राइट आंसर। जो एक खास डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन का हार्ड जो हॉस्पिटल डिटेलिंग रहता है ट्रीटमेंट के बारे में उस एक पेशेंट के लिए, तो उसको कहता है केस पेपर कहता है। तो फ्रेंड्स, ये था मोस्ट एक्सपेक्टेड 200 क्वेश्चन का सीरीज़। आप ज़रूर हर एक वीडियो को देखिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 200 क्वेश्चन का, जिसमें आपका एग्ज़ाम में मेरा गारंटी है 35 to 40 मार्क्स आप ज़रूर अचीव कर पाएंगे अगर हर एक वीडियो को आप ज़रूर अच्छे से देखें तो। और इससे अलावा हमारे चैनल में जो फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया इस बारे में एक वीडियो आएंगे और करंट अफेयर्स ऑन इंश्योरेंस इसमें भी एक वीडियो आएंगे और 60 क्वेश्चन का एक सेट जो एग्जैक्ट पेपर का
एग्जैक्ट पेपर के कैसे होता है और क्या आने वाला है एग्ज़ाम में, इस बारे में एक 60 क्वेश्चन का एक सेट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको हम ले आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो में आपका मदद मिले तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन विथ अस इन टेलीग्राम, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहाँ पर 200 क्वेश्चन का जो PDF है वहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे। और अगर अच्छे लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द मेन एग्जामिनेशन।